नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कलाम परिवार में। साथियों, हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान या भारत की राज व्यवस्था। अगर इस सीरीज की बात की जाए या इस श्रृंखला की बात की जाए तो इस सीरीज या श्रृंखला के अंदर हम आरएस प्री के पर्सपेक्टिव से जो इंडियन पॉलिटी का पार्ट है उसका कवरेज दे रहे हैं। और इंडियन पॉलिटी को पढ़ने के लिए हम जिस साधन या माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं वो है PYQ, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर हम UPSC, RPSC और जो अदर PCS एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं उनको इंक्लूड कर रहे हैं। और इस PYQs की सहायता से जो जिस टॉपिक के बारे में ये PYQs हैं उस कॉन्सेप्ट को भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की हमारी जो क्लास है वो क्लास किससे संदर्भित रहने वाली है, तो हेडिंग लिखी है साथियों, विधेयकों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बिल। अब देखो, आज की क्लास के अंदर हम हमारे संसदीय प्रक्रिया में जो अनेक प्रकार के जो विधेयक चलते हैं यानी कि कौन कौन से विधेयक होते हैं उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज की क्लास की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। हम पढ़ रहे हैं भारत की संसद के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं? भारत की पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो, हमारी संसद क्या है? संसद क्या है? एक प्रकार की विधायिका है, या हम बोल सकते हैं संसद क्या है कि विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। संसद क्या है? विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, यानी कि हाईएस्ट लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। अगर भारत की बात की जाए, और भारत में क्योंकि विधि का शासन है तो विधि के निर्माण का जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है वो कौन है? संसद है। अब देखो, जब संसद द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा तो विधि के निर्माण के लिए संसद द्वारा हमारे संसद के पटल पर क्या प्रस्तुत किए जाएंगे? विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे या बिल प्रस्तुत किए जाएंगे? क्या प्रस्तुत किए जाएंगे? बिल प्रस्तुत किए जाएंगे। अब इन विधेयकों की विषय वस्तु एवं इनकी प्रक्रिया, इन विधेयकों की विषय वस्तु एवं इनकी प्रक्रिया के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? इन विधेयकों को अनेक भागों में क्या कर सकते हैं साथियों? विभाजित कर सकते हैं। इन विधेयकों को क्या कर सकते हैं? अनेक भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे एक प्रकार का जो विधेयक हो जाएगा वो हो जाएगा साधारण विधेयक, या जिसको हम बोल सकते हैं सिंपल बिल या ऑर्डिनरी बिल। और कौन सा विधेयक हो जाएगा? एक हो जाएगा धन विधेयक यानी मनी बिल। एक विधेयक कौन सा हो जाएगा? वित्तीय विधेयक यानी कि फाइनेंशियल बिल। कौन सा बिल है? फाइनेंशियल बिल। और किस प्रकार का विधेयक हो सकता है? जैसे संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इसके अलावा सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। और कौन कौन से विधेयक हो सकते हैं? जैसे विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल। और कौन सा विधेयक हो सकता है? वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल। तो इन सभी विधेयकों के बारे में हम आज की क्लास में देखने वाले हैं, और इन विधेयकों से जो संबंधित क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। और उसके बाद में इन विधेयकों के बारे में जो कंप्लीट डिटेलिंग है उसका भी हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1, किसी विधेयक के पारित होने के चरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यानी कि आपको क्वेश्चन किससे संबंधित पूछा गया है कि कोई भी विधेयक जब पारित होता है तो पारित होने के दौरान वो कौन कौन से चरणों से गुजरता है। यानी कि क्वेश्चन किससे संबंधित है साथियों? क्वेश्चन है जो विधेयक है उस विधेयक के चरण कौन कौन से होते हैं। कोई भी बिल है उस बिल के कौन कौन से चरण होते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी संसद के अंदर जो विधायी प्रक्रिया चलती है, जो लेजिस्लेचर प्रोसीजर चलती है, वो लेजिस्लेचर प्रोसीजर किस प्रकार से चलती है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी जो बिल होता है या कोई भी विधेयक होता है उस विधेयक को अधिनियम बनने तक, किसी भी बिल को अधिनियम बनने तक या एक्ट बनने तक कौन कौन सी यात्रा तय करनी पड़ती है या कौन कौन से चरणों से गुजरना पड़ता है, आपको उसके बारे में डिस्कस करना है। जैसे अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखें तो इसमें बोला है कि प्रथम चरण के बारे में आपको बताना है कि प्रथम चरण या प्रथम वाचन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। और जैसे इसके अंदर लिखा है कि द्वितीय वाचन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, और उसके बाद में लिखा है कि तृतीय वाचन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसका तात्पर्य है कि क्वेश्चन आपसे यह आशा कर रहा है कि आप जो विधेयक के जो 3 चरण हैं उन 3 चरणों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जो इन विधेयकों के जो विभिन्न चरण होते हैं उन चरणों का क्या कर लेते हैं? अध्ययन कर लेते हैं। अब देखो,
भारत में किस प्रकार की प्रणाली है? भारत के अंदर प्रणाली अपनाई गई है संसदीय शासन प्रणाली। भारत में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है? संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है। सामान्यतः ये देखा गया है कि जहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली होती है वहाँ पे जो विधेयक के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है? कैबिनेट के द्वारा प्रारंभ की जाती है। यानी कि वहाँ की जो कैबिनेट होती है उस कैबिनेट के द्वारा प्रारंभ की जाती है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा प्रारंभ की जाती है। अब देखो, अगर मान लीजिए एक विधेयक लेके आया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा बच्चों के विकास के लिए या बाल विकास के लिए, हम एक विषय वस्तु ले लेते हैं। वो विषय वस्तु क्या है? हमारी जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु क्या है कि बाल विकास। बाल विकास के संबंध में हमें कोई एक विधेयक लेके आना है। अब देखो, सबसे पहले क्या होगा, हमारी जो कैबिनेट है वो कैबिनेट क्या करेगी? एक मीटिंग करेगी। कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो मंत्री आके बैठेंगे। आप बार बार न्यूज़ में देखते हैं कि आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। तो इस कैबिनेट की बैठक में जितने भी जो सदस्य हैं वो उस विषय वस्तु पर क्या करेंगे? विचार विमर्श करेंगे। उस विषय वस्तु पर क्या करेंगे? विचार विमर्श करेंगे, और जो उस विषय के जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं उन पर अपने विचार रखेंगे। और इस कैबिनेट द्वारा विचार विमर्श करने के बाद में कैबिनेट द्वारा विचार विमर्श करने के बाद में जो संबंधित मंत्रालय होगा, जो संबंधित मंत्रालय होगा या जो संबंधित मंत्री होगा, उसको बोला जाएगा कि आपको क्या करना है? इस विषय वस्तु पर ड्राफ्ट तैयार करना है। जैसे हमने विषय वस्तु क्या लिया? बच्चों के विकास के लिए हमें एक विधेयक लेके आना है। तो बच्चों के विकास के लिए फिर किसके पास जाएगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास में वो मुद्दा जाएगा। अब वहाँ पे मंत्रालय में क्या होते हैं कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनसे चर्चा एवं परिचर्चा के करने के बाद में क्या किया जाएगा? जो विधेयक है उस विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। उस विधेयक का क्या कर लिया जाएगा? प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। जैसे ही इस मंत्रालय द्वारा उस विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा, उसके बाद में उस ड्राफ्ट को किसके पास में भेजा जाएगा? विधि मंत्रालय के पास में, यानी भारत की जो लॉ मिनिस्ट्री है उस लॉ मिनिस्ट्री के पास में उसको भेजा जाएगा। अब देखो, विधि मंत्रालय क्या करेगा? विधि मंत्रालय ये जांच करेगा कि जिस विषय वस्तु पर जो कानून बनाया जा रहा है क्या उसके अंदर कोई कानूनी पेचीदगी तो नहीं है, क्या कोई ऐसा इश्यूज तो विद्यमान नहीं है जिसके आधार पर उसको क्या किया जा सकता है? न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो उस प्रकार के इश्यूज को देखेगा विधि मंत्रालय। उसके बाद में वो देखने के बाद में वापस किसको भेज देगा? वो जिस मंत्रालय का विधेयक है उसको भेज देगा। उसके बाद में संबंधित मंत्रालय का जो मंत्री है वो किससे चर्चा करेगा? वो जो संसदीय कार्य मंत्री होता है, जो संसदीय कार्य मंत्री होता है, संसदीय कार्य मंत्री से चर्चा करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री क्या करता है? संसदीय कार्य मंत्री मंत्री परिषद के बीच में और संसद के बीच में लिंकेज बिठाने का कार्य करता है, उनको जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात मंत्री संसदीय कार्य मंत्री से ये पूछेगा कि हम क्या कर रहे हैं, इस मुद्दे पर एक विधेयक लेके आ रहे हैं, तो आप सदन में कब इसको प्रस्तुत किया जाए, इसके संबंध में आपको क्या करना है कि जो लोकसभा के अंदर जो अध्यक्ष हैं या जो राज्यसभा के अंदर जो सभापति हैं उनसे चर्चा एवं परिचर्चा करके आपको ये बताना है कि हम कब इस विधेयक को हम संसद पटल में रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये चलती है साथियों, एक अनौपचारिक प्रक्रिया चलती है किसी भी विधेयक को रखने से पहले, जिसको हम अनऑफिशियल प्रोसीजर भी बोल सकते हैं। उसके बाद में हमारे जो विधेयक है उस विधेयक के संबंध में क्या प्रारंभ होंगे? चरण प्रारंभ होंगे। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रथम चरण की, कौन सा चरण है? प्रथम चरण। प्रथम चरण भी बोल सकते हो, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? विधेयक का प्रथम वाचन भी बोल सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो क्या किया जाएगा? सबसे पहले इसमें होता है विधेयक का प्रस्तुतिकरण। विधेयक का प्रस्तुतिकरण, विधेयक का प्रस्तुतिकरण, यानी कि विधेयक के प्रस्तुतिकरण में क्या होता है? विधेयक के प्रस्तुतिकरण में ये किया जाता है कि जो विधेयक की यानी जो बिल है उस बिल की कॉपी सभी सांसदों को, बिल की कॉपी सभी सांसदों को संसद में प्रस्तुत करने के 2 दिन पहले ही दे दी जाएगी। कितने दिन पहले दे दी जाएगी? 2 दिन पहले दे दी जाएगी।
क्यों दे दी जाएगी? इसलिए दे दी जाएगी ताकि हमारे सांसद क्या कर सके, उस ड्राफ्ट में जो चीज़ें लिखी हुई है, उस बिल में जो चीज़ें लिखी हुई है उसको पढ़कर आ सके, उसके बारे में जो अपना ज्ञान है वो एकत्रित करके आ सके और हमारी संसद पटल पर उस पर क्या कर सके, चर्चा एवं परिचर्चा कर सके। तो इसमें कंडीशन अप्लाई है कि या तो आप 2 दिन पहले सभी सांसदों को क्या कर दो, जो बिल का जो प्रारूप है वो दे दो, या क्या कर सकते हो आप जो भारत का गजट है या भारत का जो राजपत्र है उसमें क्या कर सकते हो, विधेयक को प्रकाशित कर सकते हो। अगर आपने गजट में प्रकाशित कर दिया तो उस कंडीशन में आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, 2 दिन पहले उसकी जो प्रारूप है वो प्रारूप सांसदों को देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये किया जाता है प्रथम वाचन में। प्रथम वाचन क्या होता है, विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है। अब देखो प्रथम वाचन में क्या नहीं होगा, प्रथम वाचन में जो विधेयक है उस पर चर्चा नहीं होगी, उस विधेयक पर क्या नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी। प्रथम वाचन में जो विधेयक रखा गया है उस पर कोई भी चर्चा एवं परिचर्चा नहीं चलने वाली है, कोई भी डिस्कशन नहीं चलने वाला है। लेकिन इस प्रथम वाचन में जो विधेयक रखा गया है उस विधेयक का क्या किया जा सकता है, विरोध किया जा सकता है। विरोध करने की भी कुछ कंडीशन है, किस कंडीशन के बेस पे उस विधेयक का विरोध किया जा सकता है। नंबर 1 कंडीशन तो ये है कि अगर मान लीजिए जो विधेयक रखा गया है वो विधेयक संसदीय क्षेत्राधिकार में नहीं आ रहा है, अर्थात अगर मान लीजिए संसद के अंदर कोई ऐसे विषय वस्तु पर बिल लेके आए हैं जो किससे संबंधित है, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची से संबंधित है, तो उस कंडीशन में उस विधेयक का क्या किया जा सकता है, विरोध किया जा सकता है। नंबर 2 विरोध करने का आधार यह है कि अगर मान लीजिए जिस विषय वस्तु पर विधेयक लेकर आए हैं और वो विषय वस्तु क्या है, न्यायालय में लंबित है, तो उस कंडीशन में भी क्या किया जा सकता है, उसका विरोध किया जा सकता है। नंबर 3 कि अगर जिस विषय वस्तु पर बिल प्रस्तुत किया गया है अगर उस विषय वस्तु पर ऑलरेडी लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, यानी पहले से ही कानून बना हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है, विरोध किया जा सकता है। तो प्रथम वाचन में आपको ध्यान में क्या रखना है कि विधेयक का प्रस्तुतिकरण होगा। यहाँ पे क्या विधेयक के प्रस्तुतिकरण में या तो सभी सांसदों को उसका प्रारूप दे दिया जाएगा या राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें क्या नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी। अब ये होता है प्रथम वाचन कंप्लीट। जैसे ही विधेयक का प्रथम वाचन कंप्लीट होता है उसके बाद में कौन सा चरण स्टार्ट होता है, दूसरा चरण स्टार्ट होता है या द्वितीय वाचन स्टार्ट होता है, द्वितीय वाचन स्टार्ट होता है। किसी भी विधेयक के पारित होने की प्रोसीजर के अंदर द्वितीय वाचन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, क्योंकि इस द्वितीय वाचन में क्या होता है, उस विधेयक पर चर्चा एवं परिचर्चा होती है। उस विधेयक पर क्या होती है, चर्चा एवं परिचर्चा होती है, यानी कि डिस्कशन चलता है। अब देखो जब ये डिस्कशन चलता है तो इस डिस्कशन के दौरान भी अनेक प्रकार की समस्याएं हमारी संसदीय प्रणाली में देखी गई हैं। वो समस्याएं कौन कौन सी हैं, यानी कि द्वितीय वाचन के दौरान जब विधेयक पर चर्चा एवं परिचर्चा चलती हैं तो उस चर्चा एवं परिचर्चा के दौरान हमारी संसदीय प्रणाली में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं या कौन कौन सी समस्याएँ आती हैं, उन समस्याओं को देख लेते हैं। अब देखो पहले देख लेते हैं समस्याएँ कि कौन कौन सी है। नंबर 1 समस्या की अगर बात करें समय की कमी। समय की कमी, अब समय की कमी कैसे है, अब देखो अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में क्या है कि हमारे लगभग 545 सदस्य हैं और हमारी जो संसद है उस संसद की जो बैठकें हैं, बैठकों का जो समय है या बैठकों की जो दिनों की संख्या है वो दिनों की संख्या लगातार क्या हो रही है, घट रही है। एवरेज ये है कि 90 से 100 दिन तक ही ये विधेयक क्या जो हमारे सांसद हैं वो सांसद कहाँ पे बैठ रहे हैं, सदन में बैठ रहे हैं। और उसके बावजूद भी क्या होता है, जो संसदीय प्रक्रिया चलती है कि 11 से 12 बजे तक का समय तो किसका होता है, लोकसभा में 11 प्रश्नकाल का होता है, 12 से 1 बजे तक का जो समय किससे संबंधित होता है, शून्यकाल, फिर 1 से 2 बजे तक होता है रेस्ट का टाइम, फिर 2 से 6 बजे तक, 2 से 6 बजे तक क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो विधेयक रखे जाते हैं उन पे चर्चा एवं परिचर्चा होती है। तो यहाँ पे केवल 4 घंटे हैं और 545 सदस्य हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में जो विधेयक रखा जाता है उस विधेयक पर चर्चा एवं परिचर्चा पर सांसदों को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, यानी कि समय की कमी होती है। नंबर 2 अगर समस्या की बात की जाए तो हमारे सांसदों के पास में क्या है, विशेषज्ञता का अभाव है। विशेषज्ञता का अभाव है, क्योंकि जब वर्तमान का युग किसका युग है, आईटी का युग है। वर्तमान का युग अगर साइबर युग है, अंतरिक्ष का युग है, वर्तमान का युग
वैश्वीकरण का युग है, तो उस कंडीशन में जो हमारे सांसद हैं उसकी तुलना में क्या है, विशेषज्ञता का उनके पास में अभाव है, अर्थात उस विषय पर उनका विशेष ज्ञान नहीं है। अब जब किसी विषय वस्तु पर सांसदों के पास विशेष ज्ञान नहीं होगा तो फिर उस विषय वस्तु पर चर्चा एवं परिचर्चा नहीं हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई सांसद है, वो साधारण पृष्ठभूमि से हैं और संसद के अंदर चर्चा एवं परिचर्चा चल रही है साइबर सुरक्षा से लेकर किसी भी विधेयक पर, तो फिर वहाँ पे क्या आने वाली है, एक चुनौती आने वाली है, एक समस्या आने वाली है। उसके बाद में कौन सी समस्या हो सकती है कि कोई भी विधेयक रखा जाता है तो उस विधेयक में अनेक प्रकार की प्रशासनिक जटिलताएं होती हैं। क्या होता है, क्योंकि आईटी के युग में और साइबर युग के अंदर हमारा जो प्रशासन है उस प्रशासन में भी अनेक प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न हुई हैं। तो जो विधेयक है उस विधेयक के अंदर भी जो प्रशासनिक जटिलताओं को समावेश किया जाएगा और सांसदों के पास में उन प्रशासनिक जटिलताओं का क्या नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है। उस कंडीशन में भी उस पर अच्छे से चर्चा एवं परिचर्चा नहीं हो पाएगी, अर्थात हेल्थी डिस्कशन नहीं हो पाएगा। तो यह भी हमारी संसदीय प्रणाली के सामने एक समस्या उभर के आ रही है। उसके अलावा क्या है कि हमारी संसद क्या होती है, दलीय आधार पर विभाजित होती है। यानी कि हमारी संसद के अंदर जो सांसद होते हैं उन सांसदों की जो पृष्ठभूमि होती है वो पृष्ठभूमि अलग अलग दल से होती है। जब सांसद अलग अलग दल से होंगे, अलग अलग पार्टी से होंगे, तो इसका तात्पर्य ये होगा कि उन सांसदों की विचारधारा भी क्या होगी, अलग अलग होगी, अर्थात उन सांसदों की आइडियोलॉजी भी अलग अलग होगी। एक ही मुद्दे पर हमारे जो सांसद हैं उन सांसदों के विचार क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जब एक ही मुद्दे पर सांसदों के विचार अलग अलग हैं तो उस कंडीशन में सहमति बनने में क्या हो सकती है, एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये हमने देखा कि द्वितीय वाचन में चर्चा एवं परिचर्चा तो होगी, लेकिन चर्चा एवं परिचर्चा में ये समस्याएं मुख्य रूप से उभर कर आती हैं। इसके अलावा जैसे कि हमारी जो संसदीय प्रणाली की जो प्रक्रिया है या जो हमारी संसद की जो प्रक्रिया चलती है उसका क्या होता है, लाइव प्रशासन होता है। अब जब वो प्रक्रिया लाइव चलती है तो हमारे सांसद भी थोड़े एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं और सदन के अंदर क्या क्रिएट कर देते हैं, हंगामा क्रिएट कर देते हैं। जब हंगामा क्रिएट कर देंगे तो फिर विधेयक पर क्या नहीं बन पाएगी, सहमति नहीं बन पाएगी। अब देखो साथियों, अगर दुनिया के अंदर समस्या है तो समस्या का क्या है, समाधान भी है। दुनिया में प्रत्येक समस्या का क्या है, समाधान है। तो हमने भी इसका क्या कर लिया है, फिर समाधान ढूंढ लिया है। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमने क्या किया है, समिति का निर्माण कर लिया है, यानी कि कमेटी सिस्टम अपना लिया है। समिति का निर्माण, समिति की अवस्था हमने यहाँ पे निर्माण कर लिया है। अब देखो हम कौन कौन सी समितियाँ बना सकते हैं। यहाँ पे दो प्रकार की समितियाँ बनाई जा सकती है। एक होती है प्रवर समिति या जिसको हम बोल सकते हैं चयन समिति या सिलेक्ट कमेटी भी बोल सकते हैं। दूसरी जो समिति होती है वो होती है संयुक्त समिति या जॉइंट कमेटी। अब देखो ये बता देता हूँ कि प्रवर समिति या चयन समिति का निर्माण का क्या तात्पर्य है और संयुक्त समिति का निर्माण का क्या तात्पर्य है। प्रवर समिति या चयन समिति का तात्पर्य होता है कि जिस सदन में विधेयक रखा जाता है, अगर उसी सदन के सदस्यों से मिलकर जो बनने वाली जो समिति होती है वो समिति कौन सी होती है, वो चयन समिति होती है या प्रवर समिति होती है। कहने का तात्पर्य, अगर मान लीजिए कोई विधेयक रखा गया लोकसभा में, कहाँ पे रखा गया, लोकसभा में, और केवल लोकसभा के सदस्यों से मिलकर अगर किसी भी समिति का निर्माण किया जाता है तो वो कौन सी समिति हो गई, प्रवर या चयन समिति होगी। उसके बाद में संयुक्त समिति क्या है फिर, अगर मान लीजिए कोई विधेयक सबसे पहले कहाँ पे रखा गया, लोकसभा में रखा गया, और लोकसभा में मान लीजिए उस विधेयक पर चर्चा एवं परिचर्चा अच्छे से नहीं हो पा रही है या सांसदों के बीच में क्या नहीं बन पा रही है, सहमति नहीं बन पा रही है, तो उस कंडीशन में ये लगेगा कि जब भाई लोकसभा के अंदर भी इसमें सहमति नहीं बन पा रही है तो जब ये राज्यसभा में जाएगा तो वहाँ पे भी क्या होगा, हंगामा होगा, वहाँ पे भी अच्छे से चर्चा परिचर्चा नहीं होगी, वहाँ पे भी सांसदों के बीच में सहमति नहीं बनेगी। तो क्या कर लिया जाता है कि पहले ही लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर एक समिति का निर्माण कर लिया जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त समिति बोलेंगे। अब देखो इस संयुक्त समिति के अंदर जो सदस्य रखे जाते हैं वो 2:1 में रखे जाते हैं, यानी कि 2 सांसद अगर लोकसभा से लिए जा रहे हैं तो एक सांसद कहाँ से लिया जाएगा, राज्यसभा से लिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लोकसभा के अंदर जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्यों की तुलना में क्या है, दुगुने हैं। अब देखो
इन जो समितियों की जो प्रक्रिया चलती है, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ये प्रक्रियाएं सबसे पहले तो गोपनीय चलती हैं। अब गोपनीय चलेगी तो हमारे सांसदों को जो लाइव दिखने का और हंगामा करने का जो एक बोलते हैं जिसको जोश होता है, वो जोश यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि इस समितियों के अंदर सभी दलों की भूमिका होती है, इन समितियों में सभी दलों की भूमिका होती है, सभी दलों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है, जिसका तात्पर्य है कि जिस सांसद की जितनी भूमिका है, जिस पार्टी की जितनी भूमिका है, उस पार्टी को उतनी ही सीटें क्या कर दी जाएगी, एलोकेटेड कर दी जाएगी या आवंटित कर दी जाएगी। उसके अलावा इसकी जो प्रक्रियाएं चलती हैं और इसके अंदर जिन सांसदों को सम्मिलित किया जाएगा वो कौन से सांसद होंगे, जिनको उस विषय वस्तु में क्या है विशेषज्ञता प्राप्त है, यानी कि उस विषय वस्तु के बारे में उनको क्या है, गहरा ज्ञान है। इसके अलावा ये जो समितियां होती है वो क्या कर सकती है, भारत के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को या किसी भी प्रोफेसर को बुलाकर उनसे चर्चा परिचर्चा कर सकती है। ये समितियाँ विदेशों में भी जाके वहाँ के जो विधेयक हैं वहाँ का अध्ययन करके वहाँ के विषय वस्तुओं का भी क्या कर सकते हैं, समावेश कर सकते हैं। तो क्या हो गया, चर्चा एवं परिचर्चा, चर्चा एवं परिचर्चा में समस्या आई, उसका हमने समाधान ढूंढा, समाधान ढूंढने के लिए हमने क्या बनाई, समितियां बनाई। समितियां में भी हम दो प्रकार की समितियों का निर्माण कर सकते हैं, चयन समिति और संयुक्त समिति। अब देखो ये समिति क्या करेगी, अपनी सिफारिशें, समिति क्या करेगी फिर कुछ समय अवधि के बाद में अपनी सिफारिशों को वापस में कहाँ पर रखेगी, हमारी संसद पटल के सामने रखेगी, संसद पटल के सामने प्रस्तुत करेगी। अब समिति अवस्था जैसे ही कंप्लीट होगी तो समिति अवस्था के बाद में स्टेज आती है जनता की राय, पब्लिक ओपिनियन, जनता की राय यानी कि पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन में क्या होता है कि जो विधेयक होता है उस विधेयक को जनता की राय मांगने के लिए रखा जाता है। यानी कि मान लीजिए बाल विकास के संदर्भ में क्या है, कोई विधेयक है तो जनता को बोला जाएगा कि आप इस विधेयक के संदर्भ में क्या करो, अपने विचार प्रस्तुत करो या अपने विचार फेंको। तो फिर जनता क्या कर सकती है, अपने विचार दे सकती है। विचार कैसे कैसे भेज सकती है, ईमेल की सहायता से भेज सकती है, डाक की सहायता से भेज सकती हैं। उसके बाद में जो जनता ने जो विचार दिए, उस जनता के ने जो विचार दिए या जनता ने जो राय दी, उस विचारों को या उस राय को क्या किया जाएगा, व्यवस्थित किया जाएगा। और इन विचारों को व्यवस्थित करके हमारे सदन के अंदर जो एक समिति बनी हुई है, उस समिति का नाम है याचिका समिति या पिटीशन कमेटी। ये पिटीशन कमेटी क्या करेगी, उन विचारों को हमारी संसद के सामने प्रस्तुत करेगी। क्या करेगी, संसद के सामने प्रस्तुत करेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारी संसद के अंदर जो दोनों सदनें हैं, दोनों सदनों के अंदर अलग अलग याचिकाएं समिति बनी हुई हैं। इन याचिका समिति का कार्य क्या होता है, तो इन याचिका समिति का कार्य ये होता है कि जब किसी भी इश्यू पर या किसी भी विषय वस्तु पर जनता की जो राय मांगी जाती है, उस जनता की राय को जो व्यवस्थित करके हमारे सदन के सामने प्रस्तुत करने का जो कार्य होता है, वो किसका कार्य होता है, याचिका समिति का कार्य होता है। अब देखो ये जनता की राय की स्टेज भी कंप्लीट हुई। उसके बाद में जो अगली स्टेज है वो है खंड से चर्चा। खंड से चर्चा यानी कि इसको हम बोल सकते हैं क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन। खंड से चर्चा का क्या तात्पर्य है कि क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन। अब देखो इस क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन में क्या होता है, क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन में यह होता है कि जो विधेयक है उस विधेयक के एक एक क्लोज पर क्या की जाएगी, चर्चा की जाएगी। एक एक क्लोज पर क्या की जाएगी, चर्चा एवं परिचर्चा की जाएगी। उसके बाद में एक एक क्लोज को क्या किया जा सकता है, अगर हमारे सांसद क्या है असहमत है तो उनमें क्या किया जा सकता है, संशोधन भी किया जा सकता है। और अगर संशोधन कर दिया या चर्चा एवं परिचर्चा हो गई तो उसके बाद में उस क्लोज पर क्या होगा, मतदान होगा। उस क्लोज पर क्या होगा, मतदान होगा। खंड से चर्चा में क्या होता है कि जो विधेयक है उसके एक एक क्लोज पर या उसकी एक एक धारा पर चर्चा एवं परिचर्चा होगी। अगर हमारी सांसद असहमत है तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। और उसके बाद में एक एक क्लोज पर क्या होगा, मतदान होगा। और जो मतदान होगा वो मतदान किस प्रकार से होगा, साधारण बहुमत होगा, सिंपल मेजोरिटी। कौन सा बहुमत होगा, साधारण बहुमत होगा। साधारण बहुमत का तात्पर्य है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनके आधे से एक ज्यादा से वो विधेयक क्या हो जाएगा, यानी कि वो क्लोज क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए लोकसभा में ये प्रक्रिया चल रही है तो
लोकसभा अध्यक्ष बोलेंगे कि पहले क्लोज पर चर्चा प्रारंभ की जाती है, तो उस पर चर्चा में परिचर्चा होगी। उसके बाद में पहले क्लोज पर मतदान किया जाता है, मतदान हो गया। उसके बाद में बोलेंगे कि फिर दूसरा क्लोज प्रारंभ किया जाता है, उस पर चर्चा परिचर्चा हुई, उस पर मतदान हुई। तो ये होता है खंड से चर्चा एवं परिचर्चा। उसमें क्या होता है, प्रत्येक क्लोज पर मतदान किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा हुआ द्वितीय वाचन कंप्लीट। द्वितीय वाचन में क्या होता है फिर बता देता हूँ। सबसे पहले चर्चा एवं परिचर्चा। अगर यहाँ पे कोई समस्या ही तो किसका निर्माण किया जा सकता है, समिति का निर्माण किया जा सकता है। समिति क्या करेगी, सदन को अपनी सिफारिश देगी और सिफारिश से देने के बाद में क्या मांगा जाएगा, जनता से राय भी मांगी जाएगी। जनता की राय को व्यवस्थित करके हमारे सदन के सामने कौन प्रस्तुत करती है, याचिका समिति प्रस्तुत करती है। फिर याचिका समिति के बाद में कौन सी स्टेज आएगी, खंड से चर्चा यानी क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन आएगा। और क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन में क्या होगा, प्रत्येक क्लोज पर क्या होगा, मतदान होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे जो द्वितीय वाचन है वो द्वितीय वाचन कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्टार्ट होता है किसी भी विधेयक का जो तृतीय वाचन है, तीसरा वाचन। तृतीय वाचन में क्या होता है कि ये विधेयक का अंतिम वाचन होता है, यानी कि यहाँ पे जाके उस सदन से वो विधेयक क्या होने वाला है, पारित होने वाला है। और उसमें क्या होगा, इसमें क्या नहीं किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता। जब तृतीय वाचन में संशोधन नहीं किया जा सकता, इसका तात्पर्य हुआ संशोधन केवल कहाँ पे हो सकता है, संशोधन केवल द्वितीय वाचन में हो सकता है। उसके बाद में क्या होगा, इसमें जो संपूर्ण विधेयक पर मतदान होगा। संपूर्ण विधेयक पर क्या होगा, मतदान होगा। द्वितीय वाचन में ध्यान रखने योग्य बात है कि द्वितीय वाचन में एक एक क्लोज पर मतदान हो रहा था, लेकिन तृतीय वाचन में क्या है कि जो हमारा संपूर्ण विधेयक है उस संपूर्ण विधेयक पर मतदान होगा। अब संपूर्ण विधेयक पर जब मतदान होगा तो मतदान किस प्रकार से होगा, वही साधारण बहुमत से होगा। क्या होगा, साधारण बहुमत से होगा। साधारण बहुमत का तात्पर्य है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनके आधे से एक ज्यादा होना चाहिए। कैसे कि जैसे मान लीजिए हमारी लोकसभा के अंदर आज जो विधेयक प्रस्तुत किया गया और लोकसभा में कितने सदस्य उपस्थित हैं, 300 सदस्य उपस्थित हैं। तो 300 सदस्यों का साधारण बहुमत क्या होगा, 150 प्लस 1 यानी 151 सदस्य अगर क्या हो जाए, विधेयक के पक्ष में हो जाए तो वो विधेयक क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ है, केवल एक सदन से पारित हुआ है अभी विधेयक। लंबी प्रक्रिया है साथियों, एक सदन से क्या हो गया, पारित हो गया। जब एक सदन से पारित हो गया तो इसी विधेयक को कौन से सदन में भेजा जाएगा, इसको दूसरे सदन में भेजा जाएगा। कहां पे भेजा जाएगा, उसको दूसरे सदन में भेजा जाएगा। और जब दूसरा सदन होगा तो दूसरे सदन में भी ये तीनों वाचन वापस होंगे। प्रथम वाचन होगा, द्वितीय वाचन होगा और तृतीय वाचन होगा। अब दूसरे सदन में अगर मान लीजिए पहले सदन के दौरान संयुक्त समिति का गठन कर लिया था, अगर जॉइंट कमेटी का गठन कर लिया था, तो उस कंडीशन में क्या होगी, द्वितीय वाचन में वहां पे जो संयुक्त समिति की स्टेज नहीं आएगी। तो फिर दूसरे सदन, अब दूसरे सदन के पास में क्या विकल्प होते हैं, दूसरे सदन के पास में ये विकल्प होते हैं कि वो क्या कर सकता है, इसको पारित कर सकता है, वो इससे क्या कर सकता है, असहमति भी व्यक्त कर सकता है, डिसएग्री भी हो सकता है, या इसमें संशोधन करके वापस पहले सदन को भी भेज सकता है। और यदि मान लीजिए दोनों सदनों के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तो दोनों सदनों के बीच में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में हमने पढ़ लिया है कि किसका आयोजन किया जा सकता है, संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है, यानी ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। अब मान लीजिए कि दूसरे सदन ने क्या कर दिया है, उसको पारित कर दिया है। जब दूसरे, पहले सदन से पारित हो गया, दूसरे सदन से पारित हो गया, तो जब दूसरे सदन से पारित हो गया उसके बाद में वो विधेयक किसके बाद पास में जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास में जाएगा। इन भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उन प्रेसिडेंट के पास में जाएगा। अब राष्ट्रपति जी के पास में क्या विकल्प होते हैं, राष्ट्रपति जी के पास में ये विकल्प हैं कि या तो वो क्या कर सकते हैं, उस पर अपनी सहमति दे सकते हैं, सहमति दे सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, वो सहमति को रोक भी सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, वो पुनर्विचार के लिए, राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे राष्ट्रपति जी के पास में 3 विकल्प हैं, या तो अपनी कंसेंट दे सकते हैं, कंसेंट को रोक भी सकते हैं, और एक बार वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अगर मान लीजिए सहमति दे दी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो फिर क्या होगा, फिर से वापस प्रथम सदन के अंदर पूरी प्रक्रिया चलेगी, द्वितीय सदन के अंदर पूरी प्रक्रिया चलेगी, और फिर से मान लीजिए हमारे दोनों सदनों ने उस विधेयक को पारित करके किनको भेज दिया, वापस राष्ट्रपति जी के पास में भेज दिया है। उस कंडीशन में राष्ट्रपति जी वापस उस विधेयक को नहीं भेज सकते हैं। उनके पास में एक ही कंडीशन है कि वो क्या करेंगे, उन पर उनको हस्ताक्षर करने होंगे, यानी कि उसको पारित करना पड़ेगा, अर्थात उस पर अपनी सहमति देनी पड़ेगी।
अब जैसे ही राष्ट्रपति जी क्या करेंगे किसी भी विधेयक पर, राष्ट्रपति जी, ये मान लीजिए विधेयक था, ये दोनों सदनों से चला और दोनों सदनों के चलने के बाद में क्या किया, राष्ट्रपति जी ने भी उस पर अपनी क्या कर दी साथियों, सहमति दे दी। और जैसे ही राष्ट्रपति जी ने उस पर अपनी सहमति दे दी तो वो विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अधिनियम या एक्ट बन जाएगा। तो हमने ये जाना कि किसी भी विधेयक या बिल से अधिनियम बनने तक कौन कौन सी यात्रा तय करनी पड़ती हैं, एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ती हैं, तब जाके जो विधेयक का स्वरूप है वो किस में बदलता है, एक्ट में बदल जाता है। तो ये हमने जान लिया साथियों कि एक साधारण विधेयक पारित होने के अंदर कितनी एक बड़ी प्रक्रिया पालन की जाती है। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन इन्हीं चरणों से संबंधित है कि प्रथम वाचन में क्या होता है, द्वितीय वाचन में क्या होता है, तृतीय वाचन में क्या होता है। तो देख लेते हैं हम अपना जो क्वेश्चन है उसको। स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करते हैं। सदन विधेयक पारित करने के प्रथम चरण या प्रथम वाचन में विधेयक को पेश करने की अनुमति देता है। अभी हमने बताया कि प्रथम वाचन में केवल क्या किया जाता है, विधेयक को सदन के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है, सदन के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, या वो राजपत्र में भी उसको क्या कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं, जिसमें प्रथम वाचन शामिल है। तो यहां तक का स्टेटमेंट करेक्ट है। यदि इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया हो तब इसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। मैंने बताया कि यहाँ पे विधेयक के प्रस्तुतिकरण में 2 कंडीशन है। या तो क्या कर सकते हैं, आप सदन से अनुमति लेके सभी सांसदों को 2 दिन पहले जो विधेयक है उसका ड्राफ्ट दे सकते हो, उसका प्रारूप दे सकते हो, या क्या कर सकते हो, उसको राजपत्र में यानी कि भारत सरकार का जो गजट है उस गजट में भी उसको क्या किया जा सकता है, प्रकाशित किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो गया। पढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 कि प्रथम वाचन चरण में कोई चर्चा नहीं होती। ये भी सही है, क्योंकि चर्चा एवं परिचर्चा कहाँ से स्टार्ट होती है, चर्चा एवं परिचर्चा द्वितीय वाचन या द्वितीय चरण से स्टार्ट होती है। प्रथम वाचन में तो केवल विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया। नंबर 3 में क्या लिखा है कि राजपत्र में विधेयक का प्रकाशन विधेयक के पारित होने के द्वितीय वाचन चरण में होता है। राजपत्र में जो प्रकाशन है वो राजपत्र में प्रकाशन कौन से चरण में होता है, प्रथम चरण या प्रथम वाचन में होता है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है कि द्वितीय वाचन में होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा या गलत हो जाएगा। नंबर 4 में तो ये गलत हो गया हमारा। नंबर 4 में क्या लिखा है कि द्वितीय वाचन चरण में विधेयक को चयन समिति यानी कि सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जा सकता है। तो मैंने बताया कि द्वितीय वाचन में यदि चर्चा एवं परिचर्चा में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो समस्या का समाधान करने के लिए कौन सी स्टेज आती है, समिति स्टेज आती है, जिसमें उसको चयन समिति यानी प्रवर समिति के पास में भी भेजा जा सकता है, या सिलेक्ट कमेटी यानी संयुक्त समिति का गठन भी किया जा सकता है। तो यहाँ तक सही है के पास भेज दिया जाता है। उसके बाद में क्या लिखा है, तृतीय वाचन चरण में विधेयक पारित हो जाता है। ये भी सही है। तृतीय वाचन में क्या होता है, जो विधेयक होता है उसके संपूर्ण विधेयक पर क्या होता है, मतदान होता है, और मतदान होने के बाद में विधेयक क्या हो जाता है साथियों, पारित हो जाता है। इसका तात्पर्य ये भी क्या हो जाएगा, फिर करेक्ट हो जाएगा। तो केवल कौन सा गलत है, 3 गलत है। तो 3 गलत है, ये गया और बाकी तीनों सही है, यानी कि 1 2 4 सही है। तो बी हमारा आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन किससे संबंधित था कि विधायी प्रक्रिया क्या है, या किसी भी विधेयक को पारित होने में वो एक लंबी प्रक्रिया कौन सी तय करनी पड़ती है, उस प्रक्रिया के बारे में हमने जाना। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले देखते हैं क्वेश्चन की विषय वस्तु क्या है, उसके बाद में उस विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी इंडिया की जो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट के संदर्भ में जो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, इस पर आपको क्या करना है, विचार करना है। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, गैर सरकारी विधेयक यानी कि जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है या प्राइवेट बिल होता है, ऐसा विधेयक है, कैसा विधेयक है, ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया हो जो निर्वाचित नहीं है, यानी कि जो इलेक्टेड नहीं है। तो भाई निर्वाचित नहीं है तो फिर क्या है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट यानी कि नॉमिनेटेड है। क्या ऐसा होता है, क्या आपको बताना है। अभी देखेंगे हम कि हाल ही में क्या बोला है कि हाल ही में यानी कि वर्तमान समय की बात कर रहा है, भारत की संसद के इतिहास में पहली बार क्या लिखा है
कि पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। यानी क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि गैर सरकारी विधेयक की डेफिनेशन क्या होती है। पहले स्टेटमेंट में आपको गैर सरकारी विधेयक की क्या परिभाषा पता है क्या, उसके बाद में कुछ इतिहास भी पता है क्या, अभी तक भारत के अंदर कितने गैर सरकारी विधेयक पारित हुए हैं, क्या पहली बार अभी पारित हुआ है क्या, ऐसा आपको बताना है। तो हम इसमें क्या देख लेते हैं, हम ये देख लेते हैं कि सरकारी विधेयक क्या होता है और गैर सरकारी विधेयक क्या होता है। तो इसके इन दोनों के बीच में जो अंतर है उस अंतर को हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। नंबर 1, सरकारी विधेयक, जिसको हम पब्लिक बिल भी बोल सकते हैं या गवर्नमेंट बिल भी बोल सकते हैं। उसके बाद में जो गैर सरकारी विधेयक, इसको हम प्राइवेट बिल भी बोल सकते हैं या प्राइवेट मेंबर बिल भी बोल सकते हैं। अब देखो सरकारी बिल का क्या तात्पर्य होता है। सरकारी बिल का तात्पर्य होता है कि ऐसा विधेयक, कैसा विधेयक है, ऐसा विधेयक जो किसके द्वारा रखा जाता है, जो हमारे मंत्रियों के द्वारा रखा जाता है। किसके द्वारा रखा जाता है, मंत्रियों के द्वारा रखा जाता है, या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा रखा जाता है। तो उस प्रकार के विधेयक को हम क्या कहते हैं, सरकारी विधेयक कहते हैं। सरकारी विधेयक किसको कहते हैं, ऐसा विधेयक जो मंत्रियों के द्वारा या जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके किसी भी सदस्य के द्वारा रखा जाता है। तो उस विधेयक को हम क्या कहते हैं, सरकारी विधेयक कहते हैं। और मैंने आपको अभी बताया कि संसदीय शासन प्रणाली में सामान्यतः ये होता है, संसदीय शासन प्रणाली में, भारत में कौन सी प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। संसदीय शासन प्रणाली के अंदर जो अधिकतर विधेयक रखे जाते हैं, जो अधिकतर विधेयक या जो बिल रखे जाते हैं, वो किसके द्वारा रखे जाते हैं, वो मंत्रियों के द्वारा रखे जाते हैं। मैंने बोला है कि अधिकतर विधेयक मंत्रियों के द्वारा रखा जा सकता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सांसदों के द्वारा नहीं रखा जा सकता है, सांसद रख सकते हैं, लेकिन अधिकतर विधेयक किसके द्वारा रखे जाते हैं, मंत्रियों के द्वारा रखे जाते हैं। अब देखो गैर सरकारी विधेयक क्या होता है। गैर सरकारी विधेयक होता है एक ऐसा विधेयक, कैसा विधेयक है, ऐसा विधेयक जो किसके द्वारा रखा जाता है, जो किसी भी सांसद के द्वारा रखा जाता है। यहां पे तो है कि किसी भी मंत्री के द्वारा रखा जाता है, लेकिन यहां पे है कि किसी भी सांसद के द्वारा रखा जाता है। अब सांसद कौन सा हो सकता है, सांसद हो सकता है निर्वाचित भी हो सकता है, सांसद मनोनीत भी हो सकता है, सांसद सत्ताधारी पार्टी का भी हो सकता है, सांसद विपक्ष की पार्टी का भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सांसद निर्वाचित भी हो सकता है, मनोनीत भी हो सकता है, सत्ताधारी पार्टी का भी हो सकता है, विपक्ष का भी हो सकता है। यानी कोई भी सांसद हो सकता है जो क्या नहीं हो, मंत्री नहीं हो। अगर किसी भी सांसद के द्वारा हमारे संसद पटल में कोई विधेयक रखा जाता है तो उस विधेयक को हम कौन सा विधेयक बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम प्राइवेट मेंबर बिल, यानी कि गैर सरकारी विधेयक बोलेंगे। पहला तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद में है कि भाई अभी तक भारत की संसदीय प्रणाली के इतिहास में, यानी जब से हमारी संसद 1952 से हमारी संसद ने कार्य करना प्रारंभ किया, तब से लेकर अब तक यानी कि 2022 तक भारत की संसद के द्वारा कितने गैर सरकारी विधेयक पारित किए गए हैं। तो अभी तक भारत की संसद के द्वारा 14 यानी कि 14 गैर सरकारी विधेयक पारित किए जा चुके हैं। कितने, 14। ये प्राइवेट मेंबर बिल को क्या किया जा सकता है, क्या किया जा चुका है, पारित किया जा चुका है। क्या किया जा चुका है, पारित किया जा चुका है। यानी कि रखे तो हजारों रखे गए होंगे, सैकड़ों रखे गए होंगे, लेकिन पारित केवल कितने हैं हुए हैं, पारित केवल कितने हुए हैं साथियों, 14 प्राइवेट मेंबर बिल पारित हुए हैं। जैसे हाल ही में आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि करोड़ी लाल जी मीणा द्वारा राज्यसभा में कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया गया, समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक प्रस्तुत किया गया। क्योंकि करोड़ी लाल जी मीणा क्या नहीं है, ना तो मंत्री नहीं है। अब मंत्री नहीं है तो वो क्या है, सांसद है। जब सांसद है तो उनके द्वारा रखा गया जो विधेयक है वो किस प्रकार का विधेयक है, गैर सरकारी विधेयक है। तो हमने ये इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देख लिया कि सरकारी विधेयक मंत्री के द्वारा रखा जाएगा और गैर सरकारी विधेयक क्या रखा जाएगा, किसी भी सांसद के द्वारा रखा जाएगा। अधिकतर जो विधेयक हैं संसदीय प्रणाली में किसके द्वारा रखे जाते हैं, मंत्री के द्वारा रखे जाते हैं और वो ही पारित हो पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंत्री परिषद का लोकसभा के अंदर क्या होता है, बहुमत होता है, या संसद के अंदर क्या होता है, उनका बहुमत होता है। जबकि गैर सरकारी विधेयक कुछ ही पारित हो पाए हैं अभी तक। केवल कितने पारित हो गए पाए हैं, 14 ही पारित हो पाए। अब हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा था कि गैर सरकारी विधेयक एक ऐसा विधेयक है, कैसा विधेयक है, एक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो निर्वाचित नहीं है।
किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड है। मैंने बताया कि ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। कोई भी सांसद या किसी भी सांसद द्वारा जो विधेयक रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, गैर सरकारी विधेयक बोलते हैं। उसमें निर्वाचित होने की, मनोनीत होने की, सत्ताधारी पार्टी का होने का, विपक्ष का होने का, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है, अगर उसके द्वारा किसी भी प्रकार का विधेयक रखा जाता है, वो कौन सा विधेयक होता है, गैर सरकारी विधेयक होता है। इसका तात्पर्य है कि पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो निर्वाचित नहीं है उन्हीं के द्वारा रखा गया विधेयक की क्या गैर सरकारी विधेयक होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित हुआ है। तो अभी तक पहली बार पारित नहीं हुआ है। अभी तक कितने गैर सरकारी विधेयक पारित हो चुके हैं, 14 यानी कि 14 गैर सरकारी विधेयक पारित हो चुके हैं। तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सही पूछा है तो सही इसमें से कोई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ना तो 1 और ना ही 2। तो ये हमने क्वेश्चन पढ़ा और इसमें हमने गैर सरकारी विधेयक और सरकारी विधेयक यानी पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल दोनों के बारे में देखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं इसके विषय वस्तु को, फिर पढ़ते हैं उसका कॉन्सेप्ट। देखो क्वेश्चन किससे संबंधित है, क्वेश्चन किससे संबंधित है, धन विधेयक से संबंधित। अब पहले तो क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं कि धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो मनी बिल होता है उस मनी बिल पर आपको क्या करना है, विचार करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, किसी कर को लगाया जाना या समाप्त किया जाना धन विधेयक कहलाता है। यानी कि क्वेश्चन इसके अंदर ये पूछा जा रहा है कि जो धन विधेयक की परिभाषा होती है, धन विधेयक की परिभाषा यानी जो मनी बिल की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में किसको सम्मिलित किया जाता है। पढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। यानी कि जो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है। क्या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा, आपको ये बताना है। देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 में क्या लिखा है, जब किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति को उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उसे सदन में पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। यानी कि पुनः विचार करने के लिए वापस नहीं भेज सकता है। क्या ऐसा होता है क्या, कहने का मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 के अंदर आपसे ये पूछा गया है कि जो धन विधेयक है उस धन विधेयक की प्रक्रिया क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है, आपको इन दोनों के बारे में बताना है। अब देखो हम क्या करते हैं कि पहले धन विधेयक की परिभाषा को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में धन विधेयक की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को जान लेते हैं, तभी हमारा ये क्वेश्चन हो पाएगा। सबसे पहले तो देखते हैं कि धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा यानी मनी बिल की डेफिनेशन। ये क्वेश्चन यानी कि ये टॉपिक ना केवल प्री के पर्सपेक्टिव से अपितु मेंस के पर्सपेक्टिव से भी महत्वपूर्ण है। कभी भी 2 नंबर के क्वेश्चन में या 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि मनी बिल की डेफिनेशन क्या होती है, और इसको याद करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन अभी हम इसको इजी बनाते हैं। देखो अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 110 है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 110 के अंदर क्या दिया हुआ है, जो धन विधेयक है उस धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यानी जो मनी बिल है उस मनी बिल की डेफिनेशन दी गई है। यानी धन विधेयक के अंदर किन किन तत्वों को सम्मिलित किया जाएगा उसको देख लेते हैं। नंबर 1, अगर मान लीजिए भारत सरकार क्या कर रही है, कोई भी टैक्स, यदि भारत सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का टैक्स लगाया जा रहा है या टैक्स में क्या किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है, या टैक्स को क्या किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, या उसको संशोधित किया जा रहा है, तो इनसे संबंधित जो सभी बिल होंगे, यानी टैक्स लगाने से, टैक्स को हटाने से, टैक्स में चेंजेस करने से, इससे रिलेटेड अगर जो विधेयक होगा वो विधेयक किस प्रकार का विधेयक होगा साथियों, धन विधेयक होगा। किस प्रकार का विधेयक होगा, धन विधेयक होगा। अब देखो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, वित्त विधेयक, वित्तीय विधेयक नहीं, हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, वित्त विधेयक, यानी कि फाइनेंस बिल के बारे में पढ़ा। और फाइनेंस बिल में क्या होता है कि आगामी वित्तीय वर्ष में
वित्तीय वर्ष में जो टैक्स लगाया जाता है, जो कर लगाया जाता है, उसको हम कौन सा विधेयक कहते हैं? वित्त विधेयक कहते हैं। यानी कि जब बजट के हमने जो विभिन्न चरण पढ़े, तो बजट के विभिन्न चरणों में जो अंतिम स्टेज होती है वो कौन सी स्टेज होती है? वित्त विधेयक। और वित्त विधेयक में क्या किया जाता है? आगामी वित्तीय वर्ष में क्या लगाया जाता है? जो कर लगाया जाता है उसको हम फाइनेंस बिल बोलते हैं, फाइनेंशियल बिल नहीं बोलते हैं, फाइनेंस बिल बोलते हैं। अब यहाँ पे फाइनेंस बिल की डेफिनेशन ये है, और धन विधेयक में क्या बोल रहे हैं कि कर लगाया जाना, यानी आगामी वर्ष के लिए कर लगाया जाना। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वित्त विधेयक एक प्रकार का कौन सा विधेयक है? वित्त विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक है। क्योंकि वित्त विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक है, इसीलिए वित्त विधेयक को पारित करने के लिए हमें कौन सी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा? हमें उसी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा जो हम धन विधेयक के अंदर प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक वित्त विधेयक का कॉन्सेप्ट भी साथ में बताया। उसके बाद में आगे कि भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि में से विनियोग, यानी कि हमारी जो कंसोलिडेट फंड है इंडिया का, अगर उस कंसोलिडेट फंड में से हम क्या कर रहे हैं? किसी धन का एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, विनियोग कर रहे हैं। ध्यान में रखें, यहाँ पे विनियोग लिखा हुआ है, वे नहीं लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर नहीं लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है। अगर भारत की संचित निधि में से धन का जो विनियोग किया जाता है, और भारत की संचित निधि में से जो धन का विनियोग किया जाता है, उसके लिए जो विधेयक आता है, उस विधेयक को हम बोलते हैं विनियोग विधेयक। कौन सा विधेयक बोलते हैं? विनियोग विधेयक, जो कहाँ पे दे रखा है? आर्टिकल 114 में दे रखा है। तो इसका तात्पर्य है वहां कि विनियोग विधेयक भी एक प्रकार का कौन सा विधेयक है? धन विधेयक है। विनियोग विधेयक भी एक प्रकार का कौन सा विधेयक है? धन विधेयक है। क्योंकि जब विनियोग विधेयक भी एक प्रकार का धन विधेयक है, इसलिए इस विधेयक को पारित करने के लिए हमें कौन सी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा? उसी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा जो प्रक्रिया हम किसके लिए फॉलो करते हैं? धन विधेयक के संदर्भ में। अब इसको हम एक वेन डायग्राम से मैं आपको बता देता हूं कि यह है धन विधेयक। इसी धन विधेयक में क्या आ जाएगा? वित्त विधेयक, यानी कि फाइनेंस बिल। फिर से बता रहा हूं कि फाइनेंस बिल, यानी कि फाइनेंशियल बिल नहीं है, वित्त विधेयक। और इसी में क्या आ जाएगा? जो हमारा विनियोग विधेयक है, नहीं, जो एप्रोप्रिएशन बिल है, वो एप्रोप्रिएशन बिल भी किसका पार्ट है? धन विधेयक का पार्ट है। तो अभी तक हमने धन विधेयक के अंदर दो चीजें देखी है, टैक्स का लगाना, भारत की संचित निधि में से विनियोग करना। आगे नंबर 3 कि हमें क्या करना है? भारत की जो संचित निधि, भारत की जो संचित निधि की बात की जाए, यानी कंसोलिडेट फंड की बात की जाए, या जो आकस्मिक निधि यानी कि जो कंसिस्टेंसी फंड है, आकस्मिक निधि, इन दोनों की हमें क्या करना हो? अगर अभिरक्षा करना हो, यानी कि इसकी हमें कस्टडी करना हो, तो इनकी कस्टडी करने से रिलेटेड जो विधेयक होगा, वो विधेयक भी कौन सा विधेयक होगा? धन विधेयक होगा। संचित निधि, संचित निधि किसके कंट्रोल में होती है? ये हमारी संसद के कंट्रोल में होती है। जबकि आकस्मिक निधि किसके कंट्रोल में होती है? राष्ट्रपति जी के कंट्रोल में होती है। तो कंसोलिडेट फंड और कंसिस्टेंसी फंड, इन दोनों की अगर हमें अभिरक्षा करनी है, इनको हमें अगर कस्टडी देनी है, तो उसके लिए जो विधेयक पारित किया जाएगा वो कौन सा विधेयक होगा? धन विधेयक होगा। नंबर 4 में है कि भारत की जो संचित निधि, यानी कि जो हमारी कंसोलिडेट फंड है, और भारत की जो लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि यानी पब्लिक अकाउंट फंड है, इन दोनों के अंदर जो प्राप्तियां हैं, यानी कि जो पैसा हमें रिसिप्ट्स हो रहा है, उन प्राप्तियों से संबंधित भी जो विधेयक होगा, वो कौन सा विधेयक होगा? वो किसके अंदर आएगा? धन विधेयक की डेफिनेशन में आएगा। अगली अगर हम बात करें, 4 देख लिए, नंबर 5 यानी कि संचित निधि पर भारित्व है, संचित निधि पर भारित्व है, ये भी किसके अंदर आएगा? धन विधेयक की डेफिनेशन में आएगा। नंबर 6 की अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगर मान लीजिए विदेशी राज्यों से हमने अगर कोई ऋण लिया है, और उस ऋण पर अगर हम कोई गारंटी दे रहे हैं, भाई विदेशी राज्यों से अगर हम ऋण लेंगे या विदेशी संस्था से कोई ऋण लेंगे तो हमें गारंटी तो देनी पड़ेगी। तो जो हम गारंटी दे रहे हैं, तो उस गारंटी देने के लिए जो विधेयक होगा, वो विधेयक किस प्रकार का विधेयक होगा? धन विधेयक। तो धन विधेयक के अंदर इन तत्वों का समावेश किया जाता है। अब देखो यहाँ से हमारे को क्या क्या क्वेश्चन आगे इनपुट हो सकते हैं। एक तो सीधा है कि धन विधेयक की डेफिनेशन में कौन कौन सी चीजों को सम्मिलित किया जाता है। तो धन विधेयक की डेफिनेशन में एक तो हो गया कर, उसके बाद में हो गया विनियोग विधेयक, उसके बाद में क्या हो गया बताओ? अभिरक्षा। अभिरक्षा किसकी करनी है? हमारा जो
संचित निधि प्लस हमारे जो कंसिस्टेंसी फंड है उसकी क्या करनी है, अभिरक्षा करनी है। उसके बाद में जो भारत सरकार को जो पैसे प्राप्त होते हैं वो पैसे प्राप्त होने वाले पैसे कहाँ पे रखे जाते हैं, वो रखे जाते हैं या तो संचित निधि में, अगर टैक्स और इनडायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स उनका अगर पैसा आ रहा है वो तो संचित निधि में रखा जाएगा। और यदि कोई पेंशन से संबंधित भारत सरकार को जो पैसा आ रहा है वो कहाँ पे रखा जाएगा, लोक लेखा निधि में रखा जाएगा। तो प्राप्तियां कहाँ पे रखी जाती है, या तो संचित निधि में या पब्लिक अकाउंट फंड में। तो जो प्राप्तियां होगी वो, उसके अलावा जो संचित निधि पर भारित व्यय यानी कि संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं उनको भी धन विधेय की डेफिनेशन में रखा जाता है। और नंबर है कि अगर हमने कोई ऋण लिया है तो उस ऋण को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो आप एक इस प्रकार का फॉर्मूला बना के धन विधेय की डेफिनेशन याद रख सकते हो। अब क्वेश्चन क्या इनपुट हो सकते हैं, एक क्वेश्चन ये भी इनपुट हो सकता है कि धन विधेय की डेफिनेशन में कौन कौन सी निधियों का उल्लेख किया गया है, केवल संचित निधि, केवल आकस्मिक निधि, केवल लोकलेखा निधि या तीनों निधियों का प्रयोग किया गया है। तो अगर हम सर इसको नजर यानी कि इसको अच्छी तरह से अगर देखने का प्रयास करें तो देखो साथियों, यहाँ पे संचित निधि लिखी है, यहाँ पे आकस्मिक निधि लिखी है, यहाँ पे लोकलेखा निधि लिखी है। इसका तात्पर्य हुआ कि धन विधेय की डेफिनेशन में तीनों जो निधियां हैं उनका उल्लेख किया गया है, यानी कि संचित निधि भी है, आकस्मिक निधि भी है और लोकलेखा निधि का भी उल्लेख किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान में रखना है कि जो संचित निधि पर जो भारित व्यय होता है, जो संचित निधि पर भारित व्यय होता है, वो भारित व्यय भी क्या होता है, धन विधेय की डेफिनेशन में आता है। लेकिन अगर कहीं पे एग्जाम में ऐसा लिखा आ जाए कि भारत की संचित निधि से व्यय, भारत की संचित निधि से व्यय, तो ये भारत की संचित निधि से व्यय इसमें कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि भारत की संचित निधि से जो व्यय है वो लिखा हुआ है आर्टिकल 117(3) के अंदर। भारत की संचित निधि से वो व्यय जो कहाँ पे लिखा है, आर्टिकल 117(3) में लिखा है। तो व्यय अगर शब्द वहां पे लिखा हुआ आए तो वो किसकी डेफिनेशन में नहीं आएगा, वो डेफिनेशन धन विधेय की डेफिनेशन में नहीं आएगा। लेकिन संचित निधि पर जो भारित व्यय है वो किस में आएगा, धन विधेय की डेफिनेशन में आएगा। तो मनी बिल को आपको अच्छी तरह से समझना है। अब देखो इस मनी बिल से कि हम प्रक्रिया को भी देख लेते हैं। अभी तो हमने धन विधेय की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को जाना। अब देखो साथियों, एक चीज इसमें और बता देता हूं, इन उल्लेखित तत्वों के होने के बावजूद भी, यानी कि अगर मान लीजिए किसी सदन के अंदर कोई विधेयक रखा जा रहा है और इस विधेयक के अंदर ये सभी तत्वों का उल्लेख किया गया है, इन तत्वों के होने के बावजूद भी ये डिसीजन किसके द्वारा किया जाएगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है, ये निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा, निर्णय किया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या स्पीकर के द्वारा किया जाएगा। जब लोकसभा अध्यक्ष उस पर सिग्नेचर करके ये प्रमाणित करेंगे कि ये क्या है, धन विधेयक है, उसके बाद में ही उसको क्या माना जाएगा, धन विधेयक माना जाएगा। अब हम देख लेते हैं धन विधेयक की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसीजर होती है, उस प्रोसीजर को। धन विधेयक की प्रक्रिया क्या है साथियों, कि सबसे पहले तो धन विधेयक केवल किसके द्वारा रखा जा सकता है, केवल मंत्री के द्वारा रखा जा सकता है, क्योंकि पैसों की आवश्यकता किसको है, सरकार को है। पैसा किसको चाहिए, सरकार को चाहिए। तो ये केवल किसके द्वारा रखा जाएगा, मंत्री के द्वारा रखा जाएगा। अब केवल जब मंत्री के द्वारा रखा जाएगा तो इसका तात्पर्य है कि कॉन्सेप्ट इमर्ज करो यहाँ से कि ये किस प्रकार का विधेयक होगा, केवल सरकारी विधेयक हो सकता है। क्या धन विधेयक गैर सरकारी विधेयक हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। उसके बाद में सर्वप्रथम इसको कहाँ पे रखा जाएगा, रखने से पहले क्या करना पड़ेगा हमको, राष्ट्रपति जी से हमें क्या लेनी पड़ेगी, पूर्व अनुमति। राष्ट्रपति जी से क्या लेनी पड़ेगी, पूर्व अनुमति से ही इसको क्या रखा जा सकता है। तो सबसे पहले कौन से सदन में रखा जाएगा, क्या लोकसभा में रखा जाएगा या राज्यसभा में। तो कंडीशन अप्लाई है कि सबसे पहले इसको कौन से सदन में रखा जाएगा, लोकसभा में ही रखा जाएगा। लोकसभा में क्यों रखा जाएगा, तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट ये समझ सकते हो कि लोकसभा में इसलिए रखा जाएगा क्योंकि हमारी जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नंबर कॉन्सेप्ट 1 तो ये हो गया। नंबर 2 कि अभी अभी हमने देखा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, इसका निर्धारण किया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हमें
उसको कहाँ पे रखना होगा, लोकसभा में रखना होगा। तो लोकसभा में इसको पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी, पारित होने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी, यानी कि सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होगी। अब जैसे ही साधारण बहुमत से इसको कहां से पारित कर दिया गया, लोकसभा से पारित कर दिया गया, उसके बाद में इसको कहां पे भेजा जाएगा, उसके बाद में इसको भेजा जाएगा साथियों राज्यसभा में। कहां पे भेजा जाएगा, राज्यसभा में। अब देखो राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्यसभा क्या नहीं कर सकती है, इसको अस्वीकार नहीं कर सकती है। राज्यसभा इस धन विधेयक को क्या नहीं, अगर लोकसभा ने किसी धन विधेयक को पारित करके भेजा है तो राज्यसभा उसको अस्वीकार नहीं कर सकती है। नंबर 2 है कि राज्यसभा उसको क्या नहीं कर सकती है, संशोधित भी नहीं कर सकती है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। तो फिर राज्यसभा कर क्या सकती है, राज्यसभा लोकसभा को कोई सिफारिश जरूर भेज सकती है। क्या भेज सकती है, सिफारिश भेज सकती है कि आप इसके अंदर ये चीज़ें कर लो। और सिफारिशें आपको पता है कि बाध्यकारी होती नहीं है, जो सिफारिशें दी जाती है वो कभी भी बाध्यकारी नहीं होती। अगर मान लीजिए राज्यसभा ने कोई सिफारिश भेजी और सिफारिश को लोकसभा द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या फिर राज्यसभा ये कुछ भी नहीं कर रहा है और 14 दिन से उसको पारित, 14 दिन हो गए और उसको पारित नहीं कर पा रहा है, तो 14 दिन बाद में उस विधेयक को क्या समझ लिया जाएगा, अपने आप ही पारित होता हुआ समझ लिया जाएगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि राज्यसभा के पास में जो धन विधेयक है, उस धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोकने की शक्ति है, उससे ज़्यादा कोई भी शक्ति नहीं है। केवल 14 दिन तक वो रोक सकता है। तो हम जब लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को क्या है, विशेषाधिकार प्राप्त है और राज्यसभा को इसकी तुलना में क्या है, कम अधिकार प्राप्त है। अब देखो उसके बाद में जैसे ही मान लीजिए राज्यसभा ने उसको सहमति दे दी, तो फिर विधेयक कहाँ पे जाएगा बताओ, राष्ट्रपति जी के पास। अब राष्ट्रपति जी के पास में कौन कौन से विकल्प हैं वो भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति जी क्या होंगे, या तो उस पर अपनी कंसेंट देंगे, यानी सहमति देंगे, या क्या कर सकते हैं, सहमति रोक भी सकते हैं। सहमति रोक इसलिए सकते हैं क्योंकि हमारे संविधान में कहीं पे भी ये उल्लेख नहीं किया गया है कि अगर राष्ट्रपति जी के पास में कोई बिल जाता है तो उनको कितने दिन में सिग्नेचर करना है। अब मान लीजिए धन विधेयक राष्ट्रपति जी के पास में गया और राष्ट्रपति जी ने उस पर सिग्नेचर किए ही नहीं, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, 3 महीना हो गया, तो इसका तात्पर्य ये समझा जाएगा कि वो सहमति को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। लेकिन सामान्यतः होता क्या है कि राष्ट्रपति जी उस पर सहमति दे देते हैं। सहमति इसलिए देते हैं क्योंकि राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति पर ही कोई धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति जी के पास में एक कंडीशन नहीं है कि वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। जो धन विधेयक होता है, उस धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जी द्वारा नहीं भेजा जा सकता है। तो ये हमने जाना धन विधेयक की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। सबसे पहले कि मंत्री के द्वारा रखा जाएगा। जब मंत्री के द्वारा रखा जाएगा तो ये किस प्रकार का बिल होगा, एक सरकारी बिल होगा। उसके बाद में राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति पर ही रखा जाएगा। सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा और लोकसभा अध्यक्ष ही ये प्रमाणित करेगा, ये निश्चय करेगा, ये डिसीजन करेगा कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगर लोकसभा अध्यक्ष ने निर्णय कर दिया कि ये धन विधेयक है तो उसको के बाद में लोकसभा से वो साधारण बहुमत से पारित होगा। उसके बाद में राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकता है। उसके बाद में राष्ट्रपति जी के पास में जाएगा। राष्ट्रपति जी या तो सहमति दे देंगे लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। तो ये हुई धन विधेयक की प्रक्रिया। अब हम जानते हैं, हमारा जो क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नंबर 1, किसी कर को लगाया जाना यानी टैक्स लगाना और टैक्स को समाप्त करना किसकी डेफिनेशन में आता है, धन विधेयक का भाग समझा जाएगा। अभी मैंने बताया धन विधेयक की जो पहली डेफिनेशन थी उसी में कर को लगाया जाना, कर के अंदर परिवर्तन करना या कर को समाप्त कर देना, ये किसकी डेफिनेशन में आता है, धन विधेयक की डेफिनेशन में आता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय यानी कि इसका डिसीजन किसके द्वारा किया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, करेक्ट है। इसीलिए जो कोई भी धन विधेयक होता है सबसे पहले कहाँ पे रखा जाता है, सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ही अंतिम रूप से ये निर्णय करते हैं कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है।
उसके बाद में नंबर 3 में क्या लिखा है, जब किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति को उसकी अनुमति के लिए यानी परमिशन के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति जी उसे सदन को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। मैंने अभी आपको बताया कि धन विधेयक को आर्टिकल 111 में ये लिखा हुआ है कि आप जो साधारण विधेयक है उस साधारण विधेयक को राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन जो धन विधेयक है उस धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए यानी वापस विचार करने के लिए संसद के पास में नहीं भेजा जा सकता है। तो फिर तीसरा भी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा और पूछा भी करेक्ट है। तो साथियों इसके अंदर ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग है कि 1, 2 और 3 यानी तीनों ही इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, क्योंकि टैक्स का लगाया जाना धन विधेयक की डेफिनेशन में आता है और धन विधेयक है या नहीं है इसका डिसीजन अंतिम रूप से लोकसभा स्पीकर भी द्वारा किया जाता है। और अगर कोई धन विधेयक है तो उसको वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट ही क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमने धन विधेयक का क्वेश्चन किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। ये भी वापस धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें वापस मनी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। अब देखते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नंबर 1, सभी धन विधेयक यानी कि जो मनी बिल होते हैं वो वित्तीय विधेयक, वित्त विधेयक नहीं है, यानी कि यहाँ पे लिखा है साथियों फाइनेंशियल बिल। कौन सा बिल है, फाइनेंशियल बिल है, लेकिन सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं है। क्या ऐसा होता है क्या? पहले ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं, वो क्या बोल रहा है, राज्यसभा धन विधेयक प्रस्तुत अस्वीकार संशोधित नहीं कर सकती है। अब ये तो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि राज्यसभा धन विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकती है। सही बात है कि सबसे पहले जो धन विधेयक है राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद में राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार नहीं कर सकती है, ये भी सही बात है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है, केवल वो उसके अंदर सुधार के लिए सिफारिशें दे सकती हैं और उसके अंदर वो संशोधित भी नहीं कर सकती है, केवल क्या कर सकती है, सिफारिश दे सकती है, केवल 14 दिन की देरी कर सकती है। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक धन विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है। मैंने कहा कि जो धन विधेयक रखा जाएगा वो मंत्री के द्वारा रखा जाएगा। किसके द्वारा रखा जाएगा, मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति के बाद में रखा जाएगा, क्योंकि जब विधेयक को क्या रखा जाएगा, मंत्री के द्वारा ही रखा जाएगा। इसीलिए ये विधेयक किस प्रकार का विधेयक है, होगा एक प्रकार का गैर सरकारी विधेयक माना जाएगा। यानी तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरा और तीसरा सही हो गया, लेकिन यहाँ पे पहले के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वित्तीय विधेयक। यानी कि हमें देखना है कि धन विधेयक और वित्तीय विधेयक के बीच में किस प्रकार का रिलेशन होता है। पहले तो ऑप्शन में क्या लिखा है कि क्या सभी धन विधेयक, यानी ये हुआ धन विधेयक, क्या सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक है, क्या ऐसा वेन डायग्राम बनता है, क्या वित्तीय विधेयक है, सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक हैं, क्या ऐसा है क्या? अब देखो, सबसे पहले हम इसके लिए, इस एक स्टेटमेंट के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, वित्तीय विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वित्तीय विधेयक या फाइनेंशियल बिल। अब देखो, इसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान में जो वित्तीय विधेयक है यानी जो फाइनेंशियल बिल है उसकी विषय वस्तु एवं उसकी प्रक्रिया के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से भाग है, यानी 2 भागों में या 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक नंबर बना लेंगे ए श्रेणी, दूसरी बी श्रेणी। ए श्रेणी में क्या होता है वो देख लेते हैं। ए श्रेणी का उल्लेख कहाँ पे है, आर्टिकल 117 के क्लोज नंबर 1 में। यानी कि इसमें हम क्या देखेंगे, आर्टिकल 117 का जो क्लोज नंबर 1 है उसकी बात करेंगे। अब देखो, नंबर 1 क्या है कि इसका विषय वस्तु क्या होगा। जो आर्टिकल 117 ए के अंदर जो वित्तीय विधेयक है, जो फाइनेंशियल बिल है, उसका विषय वस्तु क्या होगा, इसका विषय वस्तु होगा कि इसके अंदर आर्टिकल 110 के अंदर जो धन विधेयक की परिभाषा है, यानी कि धन विधेयक प्लस अतिरिक्त विषय क्या हो सकता है, अतिरिक्त विषय। तो वो कौन सा विधेयक होगा, वित्तीय विधेयक होगा। कहने का तात्पर्य, अगर मान लीजिए कोई विधेयक ऐसा है जिसमें पैसों का मामला भी है, अब जब पैसों का मामला है तो वो कौन सा विधेयक हो जाएगा, धन विधेयक हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए उसमें कुछ प्रशासन से संबंधित जुड़े हुए भी मुद्दे हैं, अतिरिक्त विषय का तात्पर्य हो सकता है कि पैसों के साथ साथ उसमें क्या है, कोई प्रशासन से जुड़ा भी मुद्दा है, तो उस प्रकार के विधेयक को हम कौन सा विधेयक बोलेंगे, वित्तीय विधेयक बोलेंगे।
उस विधेयक को हम कौन सा विधेयक बोलेंगे? फाइनेंशियल बिल बोलेंगे। तो ये तो होगी इसकी विषय वस्तु। इस विषय वस्तु के लिए क्या प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। प्रक्रिया ये है कि इसको राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद में ही, राष्ट्रपति की सिफारिश यानी कि राष्ट्रपति जी की जो रिकमेंडेशन होगी, सिफारिश के बाद में ही क्या रखा जा सकता है? सबसे पहले लोकसभा में रखा जा सकता है। सबसे पहले कहाँ पे रखा जा सकता है? लोकसभा में रखा जा सकता है। वित्तीय विधेयक जो आर्टिकल 117(a) के अंदर है, उसकी प्रक्रिया यह है कि राष्ट्रपति जी की सिफारिश पर सबसे पहले कहाँ पे रखा जाएगा? लोकसभा में रखा जाएगा। लेकिन उसके बाद लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियां समान होगी। लोकसभा एवं राज्यसभा की समान शक्तियां होगी। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अगर एक बार किसी वित्तीय विधेयक को जो आर्टिकल 117(a) के अंदर है, अगर सबसे पहले लोकसभा में रख दिया तो उसके बाद में लोकसभा एवं राज्यसभा की समान शक्ति है। इसका तात्पर्य यह है कि लोकसभा में भी उसको क्या होगा? साधारण बहुमत से पारित होना पड़ेगा, और राज्यसभा में से भी उसको क्या होगा? साधारण बहुमत से पारित होना पड़ेगा। और राज्यसभा क्या कर सकती है? उस विधेयक को अस्वीकार भी कर सकती है, उसको संशोधित भी कर सकती है। और जब लोकसभा एवं राज्यसभा में यहाँ पे गतिरोध उत्पन्न हो जाए, क्या उत्पन्न हो जाए? डेडलॉक की सिचुएशन उत्पन्न हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या की जा सकती है? ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक का आयोजन भी किया जा सकता है। धन विधेयक के अंदर जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि वहां पे राज्यसभा के पास में सीमित शक्ति है। लेकिन आर्टिकल 117(a) के तहत जो वित्तीय विधेयक है उसमें जॉइंट सीटिंग की जा सकती है, क्योंकि इसमें कंडीशन इतनी है कि सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद में लोकसभा एवं राज्यसभा की जो शक्तियां होगी वो समान शक्तियां होगी। तो ये तो हमने जानी श्रेणी ए जो आर्टिकल 117(a) के अंदर है। उसके बाद में जो दूसरी श्रेणी क्या है? आर्टिकल 117(3) के अंदर। इसमें पहले तो इसका देख लेते हैं कि भाई इसका विषय वस्तु क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा। इसका सब्जेक्ट होगा कि भारत की संचित निधि में से वे, यानी में से वे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखा है। मैंने आपको पहले भी जब धन विधेयक की अभी डेफिनेशन बताई, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि ध्यान में रखना है कि धन विधेयक में कहीं पे भी संचित निधि में से वे वर्ड यूज नहीं किया गया है। वहाँ पे संचित निधि से विनियोग वर्ड जरूर यूज किया गया है। हमारी जो कंसोलिडेट फंड है उसमें जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर वर्ड कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल 117(3) में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल 117(3) में। तो ये तो होगी इसकी विषय वस्तु। इसकी प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति की सिफारिश पर किसी भी सदन में जो विधेयक है उसको पुनर्स्थापित किया जा सकता है, या उसको क्या किया जा सकता है? रखा जा सकता है। अब देखो इसमें क्या था कि राष्ट्रपति जी की सिफारिश पे रखेंगे, लेकिन सबसे पहले कहां पे रखना है? लोकसभा में रखना है। लेकिन उसके बाद में शक्तियां क्या है? दोनों की बराबर है। लेकिन इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें राष्ट्रपति जी की सिफारिश पे रखेंगे, लेकिन किसी भी सदन में रखा जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि आर्टिकल 117 के तहत, आर्टिकल 117(3) के तहत जो विधेयक होता है उसको लोकसभा में भी रखा जा सकता है और उसको राज्यसभा में भी रखा जा सकता है, और यहाँ पे लोकसभा एवं राज्यसभा की समान शक्तियाँ होती हैं। इसका तात्पर्य है लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों से उस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित होना पड़ेगा। और यदि लोकसभा एवं राज्यसभा में के बीच में किसी भी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होता है, तो गतिरोध उत्पन्न की स्थिति में, उस गतिरोध के उत्पन्न की स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हम जॉइंट सीटिंग यानी कि संयुक्त बैठक का आयोजन भी यहाँ पे किया जा सकता है। संयुक्त बैठक का आयोजन भी किया जा सकता है। तो ये तो हमने जानी वित्तीय विधेयक की जो दो श्रेणी है उस श्रेणियों के बारे में। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये था कि धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में किस प्रकार का संबंध है। अगर आर्टिकल 117(a) की बात करें तो ये है धन विधेयक। ये बोला गया कि आर्टिकल 110 प्लस अतिरिक्त विषय, यानी कि धन विधेयक ये हुआ और उसके अतिरिक्त विषय ये हो गए। इसका तात्पर्य है कि सभी धन विधेयक क्या होंगे? वित्तीय विधेयक होंगे। सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होंगे, लेकिन सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक हो ये जरूरी नहीं है। और यही तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 बोला हुआ था कि सभी धन विधेयक क्या होंगे? वित्तीय विधेयक होंगे।
लेकिन सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक इसलिए होंगे क्योंकि वित्तीय विधेयक में आर्टिकल 110 प्लस अतिरिक्त विषय, आर्टिकल 110 प्लस अतिरिक्त विषय आते हैं, यानी कि जो प्रशासन से संबंधित इश्यूज होते हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो आंसर अगर हमें बताना है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो हमने अच्छी तरह से जो धन विधेयक और जो वित्तीय विधेयक हैं उनके बीच में जो कंपैरिजन है उस कंपैरिजन को भी देखा कि इसमें कौन कौन से विषय होते हैं। तो इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है क्योंकि धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में बार बार आपको प्रॉब्लम होती है उनमें कंपैरिजन करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये किससे संबंधित है, संविधान संशोधन विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल CAB के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट बताना है आपको। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। क्या ऐसा होता है क्या? बी ऑप्शन में है विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विहित विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है। सी में लिखा है कि विधेयक को संसद के किसी भी सदन में स्थापित यानी कि रखा जा सकता है, किया जा सकता है। डी ऑप्शन में लिखा है विधेयक को गैर सरकारी सदस्यों द्वारा ही प्रायोजित किया जा सकता है। क्या गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रायोजित किया जा सकता है, यानी कि रखा जा सकता है क्या? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है। तो क्या करते हैं, हम भी थोड़ा संविधान संशोधन विधेयक के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यानी कि संविधान संशोधन विधेयक। अगर हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर भाग 20 की बात की जाए और आर्टिकल 368 की बात की जाए तो इसमें संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास होगी और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ पे आज का हमारा जो विषय वस्तु है उस प्रक्रिया को विशेष रूप से देखेंगे। शक्ति के बारे में जब हम संविधान संशोधन के बारे में डिस्कशन करें वांगे टॉपिक वहाँ पे देखेंगे प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो किसी भी सदस्य द्वारा, किसी भी सांसद द्वारा, ऐसे लिख लेते हैं, किसी भी सांसद के द्वारा, इसका तात्पर्य ऐसा सांसद जो मंत्री है उसके द्वारा भी रखा जा सकता है और ऐसा सांसद जो मंत्री नहीं है उसके द्वारा भी रखा जा सकता है। तो किसी भी सांसद में यानी कि जो मंत्री है वो मंत्री भी रख सकता है। जब मंत्री रख सकता है इसका तात्पर्य वो किस प्रकार का विधेयक होगा, सरकारी विधेयक होगा। और अगर मान लीजिए कोई गैर मंत्री रख रहा है यानी कि ऐसा सांसद जो मंत्री नहीं है, तब वो किस प्रकार का बिल हो जाएगा, गैर सरकारी बिल हो जाएगा या गैर सरकारी विधेयक हो जाएगा। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की प्रकृति की बात की जाए, इसकी नेचर किस प्रकार की होती है, ये सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है। उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है, किसी भी सदन में रखा जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि ये लोकसभा में भी रखा जा सकता है और ये राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। अब मान लीजिए किसी भी विधेयक को सबसे पहले कहाँ पे रखा गया, लोकसभा में रखा गया। सबसे पहले कहाँ पे रखा गया, लोकसभा में रखा गया। मान लीजिए रखा किसी भी सदन में जा सकता है, लेकिन हमने माना है कि सबसे पहले कहाँ पे रखा गया है, लोकसभा में रखा गया है। तो लोकसभा में रखा गया है तो फिर वहां से पारित होने के लिए किस प्रकार की मेजोरिटी या बहुमत की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए यानी कि संविधान संशोधन विधेयक के लिए जो बहुमत की आवश्यकता होती है उस बहुमत को बोलते हैं हम स्पेशल मेजोरिटी या विशेष बहुमत। कौन सा बहुमत बोलते हैं, विशेष बहुमत या स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी को हम दोहरा बहुमत, डबल मेजोरिटी भी बोलते हैं, दोहरा बहुमत होना चाहिए। दोहरा बहुमत का होने का तात्पर्य है कि इसके अंदर दो प्रकार के मेजोरिटी होने आवश्यकता है। कि कौन कौन सा मेजोरिटी होने आवश्यकता है वो देखते हैं। नंबर एक तो ये है कि कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। कुल सदस्यों का बहुमत होने का तात्पर्य अगर मान लीजिए कहाँ पे रखा गया था, लोकसभा में रखा गया था। लोकसभा में कुल सदस्य मान लीजिए 545 हैं, तो इसका बहुमत कितना होगा, 273।
इसका बहुमत कितना होगा 273 सदस्यीय। यानी कि पहले जैसे ही मान लीजिए संविधान संशोधन विधेयक कहाँ पे रखा गया है, लोकसभा में रखा गया है, और लोकसभा में रखते ही क्या बोला जाएगा कि इसके लिए जो बहुमत की पहली प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, पहली प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है तो सबसे पहले 273 सदस्य क्या करेंगे, पक्ष में मतदान करेंगे। जैसे ही 273 सदस्य पक्ष में मतदान करेंगे तो पहली बहुमत की पहली प्रक्रिया कंप्लीट होगी। उसके बाद में बहुमत की दूसरी प्रक्रिया कंप्लीट होगी। दूसरी प्रक्रिया क्या है कि उपस्थित एवं मतदान, उपस्थित एवं मतदान करने वाले जो सदस्य हैं, मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका क्या होना चाहिए, उनका 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत होना चाहिए। उपस्थित एवं मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगर मान लीजिए 273 सदस्य एक बार इधर पक्ष में मतदान हो गया और उसके बाद में मान लीजिए 402 सदस्य उस दिन सदन के अंदर उपस्थित है, तो उसका 2/3 कितना हो जाएगा, इसका 2/3 निकालो देखें। तो इस कैलकुलेशन को सोल्व करके हम देख सकते हैं कि 2/3 बहुमत कितना होगा। तो 3 एकम 3 बच गया 0, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 134 को 2 से गुना करोगे तो उतने जो सदस्य आएंगे उतना क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। तो ये दो प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है विशेष बहुमत में, और ये दो प्रकार के जो बहुमत होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, दोहरा बहुमत भी बोलते हैं, डबल मेजोरिटी भी बोलते हैं, स्पेशल मेजोरिटी भी बोलते हैं। अब जैसे ही लोकसभा में से ये विशेष बहुमत से पारित होगा, फिर ये कहाँ पे जाएगा, राज्यसभा में, फिर ये कहाँ पे जाएगा, राज्यसभा में। अब राज्यसभा में भी क्या होगा, इसको विशेष बहुमत से, यानी कि जो अभी हमने देखा ना बहुमत, उसी प्रकार के बहुमत से पारित होना चाहिए या दोहरे बहुमत से पारित होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ राज्यसभा के जो कुल सदस्य हैं उन राज्यसभा के कुल सदस्यों से पारित होना चाहिए, के बहुमत से पारित होना चाहिए, और राज्यसभा में जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनके बहुमत से, उनके 2/3 बहुमत से वो विधेयक क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। और कंडीशन ये भी है कि लोकसभा एवं राज्यसभा में से अलग अलग बहुमत से पारित होना पड़ेगा, अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना पड़ेगा। इसका तात्पर्य यहां से हम क्या कॉन्सेप्ट इमर्ज कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं क्योंकि लिखा है ना अलग अलग, यानी कि दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना जब पड़ेगा तो इसका तात्पर्य है कि संविधान संशोधन विधेयक के लिए आप संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं कर सकते हैं, जॉइंट सीटिंग का आयोजन नहीं कर सकते हैं, यानी कि जेएस यहाँ पे जॉइंट सीटिंग यहाँ पे नहीं बुलाई जा सकती है। उसके बाद में इसको किसके पास में भेजा जाएगा, उसके पास बाद में इसको भेजा जाएगा राष्ट्रपति जी के पास में। किसके पास में भेजा जाएगा, राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, या तो अपनी सहमति दे देंगे, कंसेंट दे देंगे, यानी उस पर सिग्नेचर कर देंगे, या क्या कर सकते हैं, सहमति को रोक भी सकते हैं। रोक इसलिए सकते हैं क्योंकि कहीं पे भी समय अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है। उसके बाद में नंबर अगला है कि भाई लेकिन राष्ट्रपति जी उस पर क्या नहीं कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। राष्ट्रपति जी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। ये प्रोविजन जोड़ा गया था इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा, कि 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ये प्रोविजन जोड़ा गया कि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उस संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए या रिव्यू करने के लिए वापस से राष्ट्रपति जी नहीं भेज सकते हैं। तो उनके पास में केवल दो ही विकल्प बचते हैं कि या तो वो क्या करेंगे, कंसेंट देंगे, या अपनी कंसेंट को रोक सकते हैं। तो ये पूरी एक प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है कौन से विधेयक में, संविधान संशोधन विधेयक में। तो यहाँ से आप और क्या क्या सीख सकते हो कि क्योंकि ये लोकसभा एवं राज्यसभा में दोनों में रखा जाता है और दोनों में अलग अलग बहुमत से पारित, अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होने की आवश्यकता होती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियाँ क्या है, एक समान है। लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियाँ क्या है, एक समान है। अब हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि संविधान संशोधन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, कि लोकसभा का अध्यक्ष विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। अब देखो पहली बात तो ये फैक्ट भी गलत है। ये फैक्ट इसलिए गलत है कि संयुक्त बैठक का आयोजन किसके द्वारा किए, संयुक्त बैठक बुलाई किसके द्वारा जाएगी, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी राष्ट्रपति जी द्वारा। आर्टिकल 108 में लिखा है कि संयुक्त बैठक का आयोजन किसके द्वारा
करवाया जाएगा, राष्ट्रपति जी द्वारा करवाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष, तो ये फैक्ट गलत हो गया। उसके बाद में ये है कि संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक को हम बुला ही नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं बुला सकते हैं क्योंकि दोनों सदनों में से अलग अलग बहुमत से पारित होने की आवश्यकता होती है। दोनों सदनों में से क्या होने की आवश्यकता होती है, अलग अलग बहुमत से पारित होने की आवश्यकता होती है। तो ये वैसे गलत हो गया, तो गलती पूछा था तो हमारा आंसर तो मिल गया, लेकिन फिर भी इनको देख लेते हैं। विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है, यह सही है। यानी कि संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा एवं राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि दोनों सदनों से उसको क्या होती है, विशेष बहुमत से पारित होने की आवश्यकता होती है। और इस पर क्या नहीं किया जा सकता है, संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता है, ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाई जा सकती है। सी ऑप्शन क्या लिखा है, विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पूर्व स्थापित किया जा सकता है, इन्हें रखा जा सकता है। तो मैंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है उसको लोकसभा में भी रखा जा सकता है और राज्यसभा में भी रखा जा सकता है, ये सही है। विधेयक को गैर सरकारी सदस्य यानी कि कोई भी सांसद भी रख सकता है और विधेयक मंत्री के द्वारा भी रखा जा सकता है, दोनों सदस्य ही रख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या पूछा था, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया साथियों, एक बार देख लेते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या जाना है। आज की क्लास में हमने ये जाना है कि किसी भी विधेयक को जब पारित किया जाता है तो उसको विधेयक को पारित करने के लिए जो संसदीय प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो विधायी प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो विधायी प्रक्रिया कौन कौन सी, उस प्रक्रिया के कौन कौन से चरण होते हैं, उन चरणों को हमने व्यापकता से अध्ययन किया। उसके बाद में हमने ये भी देखा कि साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट भी हमने जाने। उसके अलावा धन विधेयक एवं वित्तीय विधेयक में क्या डिफरेंस है और उनकी जो परिभाषा है किस प्रकार से अलग अलग परिभाषा है, उनकी विषय वस्तु किस प्रकार से अलग अलग है, उनकी प्रक्रिया किस प्रकार से अलग अलग है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए एक क्या प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, उसको भी देखा। उसके अलावा सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं, उनको भी देखा। तो आज की क्लास में साथियों इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में।